अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारी बजटिंग पे डिस्कशन जारी थी। उसमें हम कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन पे हमारी बात हो रही थी। कॉन्सेप्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हुए थे, पास्ट पेपर डिस्कशन हम कर रहे थे। कोई सवाल? कल हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 उमैर एंटरप्राइजेस का है, उस पर हमारी डिस्कशन शुरू हुई थी। जी कोई सवाल कल के लेक्चर से? कल जो हमने क्वेश्चन देखे उनमें कोई इशू, कोई दिक्कत पूछिए। अच्छा जी, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारी डिस्कशन हो रही थी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आपको याद हो तो हमने यहां तक का डाटा उसको हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था ये तो पार्ट ए से रिलेट करता है और आगे यहाँ से पार्ट बी की कहानी चल रही है। तो अब हम जरा यहाँ से आगे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और फिर पार्ट बी की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट में बेसिकली हमें कहा गया था कि रिकमेंडेशन कुछ कंसल्टेंट हमें दे रहा है, उन रिकमेंडेशंस की वजह से अगले साल हमारा पीएनएल कैसा दिखेगा, ये बात हमें करनी है। तो करंट सप्लाई चेन दोबारा यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। कंपनी क्या करती है? अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में 25% मुनाफा डाल के डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देती है। डिस्ट्रीब्यूटर 10% मार्जिन पे, यहां पे ख्याल कीजिएगा ये मार्कअप है, मार्कअप कॉस्ट पे अप्लाई किया जाता है, मार्जिन प्राइस पे अप्लाई किया जाता है। 10% मार्जिन कमा के डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर 4% मार्जिन कमा के रिटेलर को बेचता है और रिटेलर 10% मार्कअप ऐड करता है तो रिटेल प्राइस आती है। रिटेल प्राइस मराद प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर। तो ये हम करंट सप्लाई चेन फॉलो कर रहे हैं। अब परफॉर्मेंस कहते जी सेटिस्फैक्टरी नहीं रही। पिछले कुछ सालों से कंसल्टिंग फर्म को एंगेज किया जिसने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं और वो रिकमेंडेशन क्या है, लेट्स रीड थ्रू दोस। रिड्यूस द सप्लाई चेन बाय एलिमिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर। मतलब कंपनी अभी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है, इसको भी निकाल दो, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेच रहा है, ये भी निकाल दो। इसका मतलब कंपनी फिर डायरेक्ट रिटेलर को बेचे। दिस इज द प्रपोजल। तो रिड्यूस एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन बाय एलिमिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर, मतलब डायरेक्ट कंपनी बेच रही हो, बेटा 125% मार्कअप किधर लिखा हुआ है? ये 25% मैं पढ़ पा रहा हूं, मैं इसको 25% पढ़ रहा हूं, आप इसको 125 कैसे पढ़ रही हैं? और 25 ऐड करना हो तो कॉस्ट इंटू 1.25 ही करते हैं। आप कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट करो या कॉस्ट इंटू 1.25 करो, एक ही बात है। ये दोनों बातें एक ही हैं। मार्कअप 25% है, 125 नहीं है। कॉस्ट पे 25% ऐड करें तो प्राइस आती है। अच्छा जी, सप्लाई चेन को ठीक करें आप। रिटेल प्राइस को 5% कम करें और 15% कमीशन ऑफर करें रिटेलर को। मतलब रिटेलर अभी जो मार्कअप कमा रहा है वो खत्म करे, कंपनी रिटेलर को बेचे नई रिटेल प्राइस पे और रिटेलर को उस रिटेल प्राइस पे से 15% कमीशन दे दें। आफ्टर सेल सर्विस दी जाए कस्टमर को और एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च की जाए 5 मिलियन की। ये जी 5 प्रपोजल्स हैं डायरेक्टर कंसल्टिंग फर्म की। इनका नतीजा क्या होगा? इन प्रपोजल का कंसल्टेंट का कहना है जी इसकी वजह से आपकी सेल 1500 यूनिट से बढ़ जाएगी। पहले आपने 5000 यूनिट्स बेच रहे थे
तो अगर आप कंसल्टेंट प्रपोजल इंप्लीमेंट करेंगे तो शायद आपकी सेल 6,500 पे चली जाएगी। और ये जो आफ्टर सेल सर्विस की बात हो रही है, इसकी वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि जी इसकी कॉस्ट आपको 450 पर सेट पड़ने वाली है। अच्छा जी, कंसल्टेंट प्रपोजल्स हमें बताई गई हैं और हमें कहा गया है इन कंसल्टेंट प्रपोजल के बाद P&L बजटेड प्रॉफिट क्या होगा। इफ रिकमेंडेशन ऑफ द कंसल्टेंट्स आर एक्सेप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड तो प्रॉफिट का होगा। तब हमें रिवाइज P&L बनाना पड़ेगा कंसल्टेंट की प्रपोजल्स को इंप्लीमेंट करने के बाद। तो लेट्स लुक एट द फॉर्मेट फर्स्ट कि हमारा फॉर्मेट कैसे दिखेगा अगर हम कंसल्टेंट की प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने जाएं। तो मैं पहले आपसे फॉर्मेट शेयर करता हूं और उसके बाद हम फिर उन वैल्यूज, फॉर्मेट को पॉपुलेट करने के लिए वैल्यूज ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A2 की हम बात कर रहे हैं। हमारा फॉर्मेट शुड लुक लाइक सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के हम दो टुकड़े करेंगे, एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड। ये अलग-अलग हमें क्यों करना पड़ा उसको मैं अभी इलैबोरेट कर दूंगा आपको। यहां से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम डिडक्शन करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट की। सॉरी जी, एक मैं चीज भूल गया, हम सेल्स में से कमीशन भी यहीं पे लेस करते हैं। तो सेल्स लेस कमीशन जो रिटेलर को आपने देनी है, तो यहां से आपकी फिर नेट सेल्स आएंगी। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट एंड सो ऑन। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की आपको जो डिटेल क्वेश्चन में अवेलेबल है, आपके पास एक सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं आपके पास। वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड भी हैं। इसके अलावा आपने एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च करनी है और आपने आफ्टर सेल सर्विस भी देनी है। आई थिंक दीज आर द टोटल कॉस्ट और यहां से आप नेट प्रॉफिट ले पाएंगे। अच्छा, अब मैं अगर फॉर्मेट में कुछ चीजें पॉपुलेट करूं, हमारी सेल्स अब होंगी 6,500 इनटू प्राइस। क्या प्राइस होने वाली है, वर्किंग करनी पड़ेगी। जो सेल्स आएगी उसका 15% हम कमीशन दे देंगे, नेट सेल्स पे पहुंच जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 6,500 यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, देखेंगे जी वो क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होगी अगर हम बदलते हैं अपनी प्रोडक्शन और सेल्स को, उस पर भी बात कर लेंगे। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो यहां पे देखिए ये वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 900 है और ये फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 9 मिलियन है। तो वेरिएबल 6,500 इंटू 900 और फिक्स्ड 9 मिलियन पूरी फिगर है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने बनते हैं जी, 6,500 इंटू 900। एडवर्टीजमेंट कैंपेन रेडीली अवेलेबल है, 5 मिलियन की लॉन्च करनी है आपने। आफ्टर सेल सर्विस क्वेश्चन में बताया गया है आपको आफ्टर सेल सर्विस जो पड़ने वाली है वो है 450 रुपए पर सेट। तो 6,500 यूनिट्स इंटू 450 रुपए, ये आफ्टर सेल सर्विस आ गई। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल। मैंने जो फिगर्स रेडीली अवेलेबल थी आसानी वाले पहले फॉर्मेट बनाया और उसमें इजी एंड क्विक फिगर्स को पहले इनकॉर्पोरेट कर दिया।
एनी क्वेश्चन? बेटा एडवर्टीजमेंट आपको कंसल्टेंट प्रपोजल में नजर आ रही है, नोट नंबर ई में। अच्छा जी, अब क्या रह गया हमारे पास जनाब? अब हमें पहले लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो कोई चेंज नहीं आने वाली, तो जो पहले है वही रहने वाली है। पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? ये तीन वैल्यूज का सम, ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। 9500 जमा 900 जमा 3500। तो जनाब ये एज इट इज रहेगी 9500 जमा 900 जमा 3500। तो देखिए यहां से हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल क्या बनी? 13,900 90350000 90350000। ये जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा जी, अब हम फिक्स कॉस्ट की बात करें। जब हम 5000 लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे, 5000 की प्रोडक्शन एंड सेल पे ऑपरेट कर रहे थे, तो हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 12 मिलियन थी, जिसको हमने पिछली करंट प्लान के तहत 5000 प्रोडक्शन के हिसाब से डिवाइड करके 2400 बनाया था। बट वी ऑल नो फिक्स कॉस्ट 2400 पर यूनिट इनकर नहीं होती, ये तो अब्जॉर्प्शन रेट होता है। फिक्स कॉस्ट तो 12 मिलियन है सालाना। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, जब कंसल्टेंट की प्रपोजल्स आएंगी और हम 5000 की जगह 6500 यूनिट बना के बेचेंगे, तो क्या हमारी फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन से बदल जाएगी? रिमेंबर, हमारी फिक्स कॉस्ट 2400 पर यूनिट नहीं है, हमारी फिक्स कॉस्ट 12 मिलियन है। 2400 पर यूनिट तो हमने पिछले पार्ट के लिए ओआर बनाया था। जब प्रोडक्शन हमारी 5000 से 6500 पर जाएगी, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट होती है भाई, वो नहीं बदलेगी। जैसे सेलिंग फिक्स्ड कॉस्ट हमने नहीं बदली, वो 9 मिलियन की 9 मिलियन ही रही थी। इसी तरह प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं बदलेगी, वो 12 मिलियन की 12 मिलियन ही रहेगी। ठीक हो गया जी, ये मामला भी हमारा सेट हो गया। अब रह क्या गया पीछे? अब हमें सिर्फ ये प्राइस वर्कआउट करनी है कि हमारी प्राइस क्या होने वाली। ये प्राइस आएगी तो रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू आया तो रेवेन्यू का 15% कमीशन भी आ जाएगी। सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी अब प्राइस क्या होने वाली है। पहले हमारी प्राइस क्या थी? वो तो थी जनाब फुल कॉस्ट प्लस 25% मार्कअप। अब हमारी प्राइस क्या होने वाली है? अब हमारी प्राइस होने वाली है रिटेल प्राइस, करंट रिटेल प्राइस जो आप कंसल्टेंट की प्रपोजल से पहले रिटेल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसका 95%, क्योंकि हमें कहा गया है आप अपनी रिटेल प्राइस को 5% कम कीजिए, और अब हम बेचेंगे करंट रिटेल प्राइस इंटू 0.95, इस पे हम बेचेंगे, और जो हमारा रेवेन्यू आएगा उसका 15% हम कमीशन देंगे। दिस इज नाउ आवर सेल स्ट्रेटेजी विच इज बीइंग प्रपोज्ड बाय कंसल्टेंट। रिटेल प्राइस को 5% कम कीजिए, मतलब जो आपकी करंट रिटेल प्राइस है उसको 5% कम कीजिए। रिटेल प्राइस क्या होती है? प्राइस चार्ज टू कस्टमर। और रिटेलर को उस रिटेल प्राइस पे 15% कमीशन दे दीजिए, तो मतलब जो रेवेन्यू आप कैलकुलेट करेंगे उस रेवेन्यू पे 15% कमीशन आप चार्ज करेंगे। अच्छा जी, अब हमें यहां तक जब जाना है तो उसके लिए मैंने जैसे बात की, हम करंट रिटेल प्राइस निकालें और उसका 0.95 ले लें, तो ये हमारी अगले साल की बजटेड रिटेल प्राइस आ जाएगी। तो 6500 इंटू बजटेड रिटेल प्राइस, और करंट रिटेल प्राइस क्या है हमारी, उसके लिए अब हम वर्किंग करते हैं कि करंटली हम कस्टमर को एक टीवी कितने का बेच रहे हैं। तो उसके लिए आपको एक कंप्लीट वर्किंग बनानी पड़ेगी, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी करंट
प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेच रहा है तो करंट प्राइस टू होलसेलर क्या है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, फिर आप देखेंगे करंट प्राइस टू रिटेलर क्या है, एंड देन फाइनली रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है तो करंट प्राइस टू कस्टमर क्या है। करंट प्राइस टू कस्टमर जो होती है वही हमारी करंट रिटेल प्राइस होती है, यही हमारी करंट रिटेल प्राइस है। तो करंट रिटेल प्राइस हम देखेंगे क्या है, और आइंदा हम इस प्राइस से 5% कमी करने जा रहे हैं। अच्छा जी, करंट प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर हमारी वो थी जी, कल हमने इस पे डिस्कशन की थी, करंट प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमने 16,300 मेजर किया था, इस पे 25% मार्कअप, ये हमारी करंट प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर है 20375। दिस इज आवर करंट प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 25% मार्कअप। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए जी। यहाँ पे करंटली हम डिस्ट्रीब्यूटर को इतने का टीवी बेच रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर 10% मार्जिन रख के होलसेलर को बेच रहा है। अब यहां पे एक बात तो जो फिर देख लीजिएगा, जब हम ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा, यहां से मैं वर्किंग मार्जिन मार्कअप की क्लैरिटी आपको दे दूं। जब हम मार्कअप से डील कर रहे हैं, मार्कअप इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। 25% मार्कअप जैसे हमें पहले केस में बताया गया है, तो परसेंटेज जिस बेस फिगर पे अप्लाई होता है उस फिगर को हम 100 लेते हैं। 25% मार्कअप की बात हो रही है तो इसका मतलब कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है और प्राइस 125 होगी। लेकिन जब हम मार्जिन दूसरे केस में आते हैं तो हमें कहा जा रहा है कंपनी 10 डिस्ट्रीब्यूटर 10% मार्जिन कमाएगा, तो मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स। तो बेस फिगर सेल्स हुई तो यहां पे फिर सेल्स 100 ली जाएगी, प्रॉफिट 10 लिया जाएगा, इसका मतलब कॉस्ट आपकी फिर 90 है। तो ये रिलेशनशिप आपको समझना है, मार्कअप कॉस्ट पे अप्लाई किया जाता है, मार्जिन प्राइस पे अप्लाई किया जाता है, और परसेंटेज जिस बेस फिगर पे अप्लाई होनी होती है उसको आप 100 अज्यूम करते हो, परसेंटेज जिस बेस फिगर पे अप्लाई होनी होती है उसको आप 100 अज्यूम करते हो। ठीक है, तो ये मार्जिन और मार्कअप की कहानी है। तो अब हम दोबारा आए डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी पे आए, तो डिस्ट्रीब्यूटर 10% मार्जिन के साथ बेच रहा है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट 90 है, प्राइस 100 है। डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट है ना, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट 90 है, प्राइस 100 है। तो जनाब डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस क्या निकली, डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस क्या निकली, 20,375 बटा 90 इंटू 100। डिस्ट्रीब्यूटर कितने का बेच रहा है? डबल 239 हम अगर कर लें राउंड ऑफ करके, 22,639 ये है जी डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस टू होलसेलर। इससे आगे चलें, होलसेलर 4% मार्जिन के साथ बेच रहा है, यहां पे भी मार्जिन है, तो ये जनाब होलसेलर की कॉस्ट है, और ये 4% मार्जिन के साथ बेच रहा है, इसका मतलब ये कॉस्ट 96 है, तो प्राइस 100, ये क्या होगी? तो यहां से आपको प्राइस जो होलसेलर चार्ज कर रहा है रिटेलर से वो मिलेगी, ये कितनी आएगी? 23,582। ये प्राइस आपको मिली जो होलसेलर रिटेलर से चार्ज कर रहा है, और फाइनली रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है 10% मार्कअप ऑन द कॉस्ट पे। तो ये जनाब कॉस्ट टू रिटेलर है, इस पे 10% मार्कअप ऐड करना है, तो ये आपकी करंट रिटेल प्राइस आ गई। करंट रिटेल प्राइस इज 2464
3, दिस इज करंट रिटेल प्राइस। अभी आपका टीवी कस्टमर को 24643 में मिलता है। हमने कंप्लीट करंट सप्लाई चेन को स्टडी किया और उससे हमने मेजर कर लिया कि करंटली हम कस्टमर को एक टीवी 24,643 का बेच रहे हैं। करंट रिटेल प्राइस 24,643 है। करंट रिटेल प्राइस आपके पास अगर आ गई 24643, तो अब हम सवाल पे आते हैं। हमें कहा गया है कि भाई आप अपनी रिटेल प्राइस को 5% कम कर दीजिए। तो यहां से जनाब रेवेन्यू निकालिए। क्या आता है रेवेन्यू? व्हाट इज रेवेन्यू? सॉरी, माई मिस्टेक जी। मैं चूंकि मेरे सामने वो थोड़ा हेल्प ले रहा था मैं सोल्यूशन से, तो उससे मेरी गलती होगी। इट इज 25940 शायद 25940। 941 नहीं है, शायद 940 है। राउंड ऑफ करेंगे तो 940 आएगा जी। 25940 ये करंट रिटेल प्राइस है। 25940 करंट रिटेल प्राइस है। इसका 95% लेंगे और उसको 6500 से जरब दे देंगे। हमारा रेवेन्यू आ जाएगा 160,179,500। दिस इज आवर रेवेन्यू। और इसी रेवेन्यू का 15% आपने कमीशन देनी है। 160,179,500 पे आपने 15% कमीशन देनी है। तो इट इज 24,026,925। लीजिए जी, यहां से अब आप ग्रॉस प्रॉफिट ले सकते हैं। सॉरी, नेट सेल्स देंगे पहले। इट इज 136,152,575। इसमें से लेस करेंगे आप ये दो फिगर्स कॉस्ट की। तो आपको यहां से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है 33,802,575। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करें ये चार फिगर्स। तो बताइए नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है जी आपका? यहां से नेट प्रॉफिट की फिगर दीजिए मुझे। ये चार कॉस्ट फर्दर हैं, इनको लेस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो आपके पास नेट प्रॉफिट की फिगर आएगी। इट इज नॉट 19 मिलियन बेटा। 11, 16, 21, 10-11 मिलियन के करीब फिगर आनी चाहिए। 11027,575 ये है जी आपका नेट प्रॉफिट। जी, एनी क्वेश्चन? अब किसी कॉन्सेप्ट पे किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में कोई गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब करके आपने क्या करना है भाई? आपने एब्जॉर्ब करना है तो आप एब्जॉर्ब कर लीजिए। आप फिर ये कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये कॉस्ट की फिगर की अल्टरनेटिव कैलकुलेशन अगर आपने एब्जॉर्ब करके निकालनी है तो भाई एब्जॉर्ब करके कैसे निकालेंगे? आप करेंगे 6500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट हो गई 9500 जमा 900 जमा 3300 जमा 12 मिलियन को 6500 पे डिवाइड कर दो। तो आपका यही जवाब, इन दोनों का सम जो आ रहा है वही जवाब आपका यहां से आ जाएगा। इस तरह मर्जी प्रेजेंट करो, फर्क नहीं पड़ता।
टोटल कॉस्ट आप इस तरह निकाल लो, वेरिएबल लादा फिक्स लादा, टोटल कॉस्ट आप इस तरह निकाल लो, अल्टरनेटिवली एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमने इस क्वेश्चन का पार्ट 2 कि अगर कंसल्टेंट की सजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारा पीएनएल कैसे दिखेगा, उस पर बात की। कोई सवाल, किसी कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए, पूछिए। अच्छा, इसका पार्ट बी जरा देखिए। ये जैसे तकरीबन मेरा ख्याल है कि अराउंड 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, पार्ट बी। हमें इस तरह का पार्ट अटैच हो सकता है हमारे सवालों के साथ। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाट अदर फैक्टर्स वुड यू कंसिडर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द कंसल्टेंट रिकमेंडेशन। अगर आप अदर फैक्टर्स की बात उसने की, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशंस के साथ प्रॉफिट आ रहा है ये, और नेट प्रॉफिट कल जो आपने कैलकुलेट किया था अंडर करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो, करंट पॉलिसीज, वो आपने कैलकुलेट किया था कल 6875000। तो प्रॉफिट्स को देखें तो हमें लगता है हमें कंसल्टेंट की प्रपोजल को फौरन इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट की प्रपोजल के बाद प्रॉफिट्स तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तकरीबन 4-5 मिलियन का इजाफा आ रहा है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स का मतलब होता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, कि फाइनेंशियल तो आपने प्रॉफिट देख लिया, वो तो आपको सपोर्ट करता नजर आ रहा है, बट नॉन फाइनेंशियल फैक्टर से मुराद लिया जाता है कि भैया आपने कारोबार करना है, तो कारोबार करते हुए आपने जो कंसल्टेंट की प्रपोजल्स हैं, इसके जो चैलेंजेस हैं उनको भी तो वैलिडेट करना है। तो जनाब हम वन बाय वन हर प्रपोजल को एवेल्युएट करते जाते हैं। ये 5 प्रपोजल है जी कंसल्टेंट की, तो इन सब प्रपोजल्स को हम एवेल्युएट करें वन बाय वन। सबसे पहली प्रपोजल है जी, आप सप्लाई चेन को, सप्लाई चेन में से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर खत्म करें। अब ये सप्लाई चेन को जरा समझ लें होती क्या है। देखें, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वेश्चन को अच्छे अंदाज में अटेम्प्ट करने के लिए आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो यहां पे हो क्या रहा है, करंटली कंपनी है, कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे होलसेलर हैं, और होलसेलर के नीचे रिटेलर है। अब कंपनी तो यकीनन एक ऊपर बैठी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंपनी के नीचे 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे मल्टीपल होलसेलर होते हैं। लेट्स अज्यूम हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 10 होलसेलर हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 10 होलसेलर हैं, और हर होलसेलर के नीचे 20 रिटेलर हैं, हर होलसेलर के नीचे 20 दुकानदार हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं। ठीक है, ये 20 आपकी शॉप्स हैं यहां पे। तो ये आपकी सप्लाई चेन कंप्लीट बनती है कि एक कंपनी ऊपर बैठी हुई है जिसके नीचे 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 10 होलसेलर हैं, और हर होलसेलर के नीचे 20 रिटेलर हैं। इसका मतलब टोटल रिटेलर आपके कितने हुए, 20 ज़रब 10 ज़रब 4, ये टोटल रिटेलर हैं जो कि बने 20 इंटू 10 200 इंटू 4 800। टोटल आपके 800 रिटेलर हैं, यहां पे हम देख सकते हैं। अब कंसल्टेंट की प्रपोजल में सबसे पहला चैलेंज कि भाई कंपनी करंटली 4 कस्टमर से डील करती है, और 4 कस्टमर कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे कंपनी की प्रोडक्ट 800 रिटेलर तक पहुंचती है। अगर आप कंसल्टेंट की प्रपोजल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को माइनस करें, होलसेलर को माइनस करें,
कंपनी डायरेक्ट रिटेलर से डील करने जाए तो कंपनी को 4 की बजाय 800 कस्टमर से डील करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो उसने कहा अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर में पहला फैक्टर, क्या हमारी सेल्स टीम 800 कस्टमर से डील करने की कैपेसिटी रखती है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहला चैलेंज आ गया जो फैक्टर में कंसिडर करना है। कंपनी नीड्स टू एवेल्युएट the capacity of its sales team to deal with large number of retailers. This is the first issue. दूसरा इशू, ये तो प्राइस चेंज है, ये तो कमीशन है, इसको हम छोड़ दें। दूसरा इशू यहां पे आया, कहता है ये आफ्टर सेल सर्विस दें। तो भाई 6500 सेट हमने बेचने हैं, तो क्या हमारे पास ऐसी सेल्स टीम है, ऐसी टेक्निकल टीम है जो 6500 यूनिट्स की आफ्टर सेल सर्विस दे सके? और अगर हमारे पास ऐसी टीम नहीं है तो क्या हम वो टीम बिल्ड कर पाएंगे? क्या वो टीम हम उसकी कॉस्ट क्या होगी उसको कंसिडर किया गया है 450 रुपए पर यूनिट में? ये क्वेश्चन मार्क आ गया। कि भाई पहली बात, हमारे पास 450 यूनिट की आफ्टर सेल सर्विस देने की टीम है, और अगर टीम नहीं है तो क्या ये टीम की जो कॉस्ट है वो इस 450 में शामिल की गई है? दिस इज अनदर इशू। अनदर इशू कि भाई हमें कहा गया सेल्स हमारी 5000 से 6500 पे चली जाएगी, तो भाई क्या हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 6500 यूनिट बनाने की? क्या हमारे पास 6500 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है? हम कंसल्टेंट की प्रपोजल इंप्लीमेंट करने चले जाए, पता लगे हमारी कैपेसिटी 5500 यूनिट्स की है, तो 5500 यूनिट की कैपेसिटी है, 6500 यूनिट्स हम बेच नहीं सकते, तो फिर कंसल्टेंट की प्रपोजल इंप्लीमेंट करने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट हमने देखा जो आ रहा है कंसल्टेंट की प्रपोजल से, हमने कहा जी बड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो ज्यादा प्रॉफिट तो तब होता है जब हम 6500 यूनिट बेच सकें। तो अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है 6500 यूनिट बेचने की, तो फिर प्रपोजल इंप्लीमेंट करने का शायद हमें फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट कि भाई प्राइस कम करो, कमीशन ऑफर करो, 5 मिलियन की कैंपेन लॉन्च करो, इससे 1500 यूनिट ज्यादा बिकेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है, इसकी कितनी प्रैक्टिकलिटी है कि क्या हमारी कैंपेन इतनी इफेक्टिव हो पाएगी 5 मिलियन से कि हम 1500 यूनिट्स बेच पाए? क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन जब आप लॉन्च करते हो तो उसका नतीजा क्या होगा वो कि इतना गारंटीड नहीं होता, वो तो अंदाजा होता है कि जी हम ऐसे इतना खर्चा मार्केटिंग पे लगा दें तो शायद हम इतने यूनिट ज्यादा बेच पाए, बट वो शायद है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी एक इस पे क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई क्या हम ज्यादा यूनिट्स बेच भी पाएंगे 5 मिलियन की कैंपेन के बाद? तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसको हमने कंप्लीट किया। आज हम शायद इतना ही कर पाएंगे कि आज हमारा फ्राइडे होता है, शॉर्ट क्लास होती है, तो आगे जो हमने क्वेश्चंस करने हैं इंशाअल्लाह उन पे हम कल बात शुरू करेंगे। मुबीन अगर आप क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर दें माइक्स बच्चों के, तो हम फिर क्वेश्चन आंसर पे बात कर लें। जी, एनी क्वेश्चन? अभी जो हमारी डिस्कशन हुई न्यूमेरिकल पे या डिस्कसिव हमने पार्ट जिसका डिस्कस किया, उस पर कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो पूछिए। जी, कोई सवाल? बेटा सेल्स की वैल्यू तो गलत आए तो सेल्स की वैल्यू के 1-2 नंबर कट जाएंगे, जो भी है बस यही होगा और क्या होगा, कुछ नहीं। स्टेप वाइज मार्किंग है, यही तो समझाता हूं मैं आपको। जी, कमीशन के नंबर बिल्कुल मिलेंगे आपको, क्योंकि कमीशन तो आपने सेल्स का 15% कैलकुलेट करना है। अगर आपने सेल्स की वैल्यू गलत आई कोई मसला नहीं, लेकिन कमीशन सेल्स का 15% आपने अप्लाई कर दिया है कॉन्सेप्ट, तो कमीशन के नंबर मिलेंगे आपको, 1 नंबर जो भी होगा, आधा नंबर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? मार्किंग सीन को काइंडली देखते रहा करें, उससे आपको बड़ा अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि स्टेप वाइज मार्क्स
जब दिए जाते हैं तो उसमें बेस्ट स्कोर कैसे लिया जाता है। मैं अब क्लास में आपसे मार्किंग स्कीम बार बार डिस्कस नहीं कर पाऊंगा शायद, लेकिन आपके पास अवेलेबल है किताब में मार्किंग स्कीम। मुझे लगता है कि 2000 लास्ट 5-6 अटेम्प्ट में, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से किस साल से ऑनवर्ड अवेलेबल है, लेकिन काफी अटेम्प्ट की वो अवेलेबल है, कुछ कुछ गुड 6-7 अटेम्प्ट की मार्किंग स्कीम अवेलेबल है, तो उनको जरूर देखा करें। जब भी कोई रीसेंट क्वेश्चन किया करें पास्ट पेपर का, उसकी मार्किंग स्कीम जरूर जाके देखा करें। चलेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आगे फर्दर क्वेश्चंस हम कैरी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।